हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ ए न्यूजीलैंडर। ये एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि पब्लिश हुआ था 1938 में। इसे लिखा है फ्रैंक सार्गेसन ने। तो मैं अब आपको अभी एकदम क्विकली थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, मतलब समरी से पहले। ये शॉर्ट स्टोरी इज सेट इन रूरल न्यूजीलैंड, मतलब न्यूजीलैंड के एक रूरल एरिया में सेट है। ये शॉर्ट स्टोरी फोकस करता है ऑन माइग्रेंट आइडेंटिटी, लोनलीनेस एंड बिलोंगिंग। इस स्टोरी के कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं, जिसमें पहला आता है हमारा नैरेटर, दूसरा मिसेस क्लम्प, निक, एक बॉस रहता है, एंड देयर इज वन मोर पर्सन, बट वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं। तो कहानी हमारा शुरू होता है जब नैरेटर एक 2 मंथ जॉब लेता है ऑन ए फर्म, और वो एक्सपेक्ट करता है कि ये मतलब उतना हार्ड वर्क नहीं होगा, बट अल्टीमेटली ये काम उसके लिए काफी डिफिकल्ट रहता है। उसका जो बॉस था, वो बॉस वाज इजी, और बॉस अपना ज्यादातर टाइम क्रॉचेट करता था। क्रॉचेट मतलब आपने देखा होगा, वीविंग करते हैं कुछ लोग, हाथ में दो बड़े नीडल लेके वीविंग करते हैं, उसे क्रॉचेट कहते हैं। बट नैरेटर कहता है कि जो स्टोरी नैरेटर बताएगा, दिस स्टोरी इज नॉट अबाउट हिम, मतलब उसके बॉस के बारे में नहीं है। ओके, सो इस जॉब में नैरेटर का जो रियल चैलेंज था, दिस केम फ्रॉम मिसेस क्रैम्प। सॉरी दोस्तों, मिसेस क्रम्प। मिसेस क्रम्प है बॉस का हार्ड वर्किंग एंड स्ट्रिक्ट वाइफ। ठीक है। अभी ये जो मिसेस क्रैम्प थी, शी रैन बोथ अ डेयरी फार्म एंड ए मार्केट गार्डन, मतलब वो दो दो काम एक साथ संभालती थी। ओके, और वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करती थी। इनफैक्ट 12 घंटे काम करती थी दिन में। एंड उस लेडी की एक्सपेक्टेशन ये थी कि जो नैरेटर है, जो कि एक्चुअली इस फार्म में एक हेल्पर है, वो भी उसकी तरह ही उतना लंबा काम कर पाए। ठीक है। अभी ये जो काम था, ये काफी एग्जॉस्टिंग था, एंड नैरेटर एडमिट करता है उसको ना, भले ही ये काम बहुत एग्जॉस्टिंग था, फिर भी उसे अपना काम पसंद था। मतलब नैरेटर के हिसाब से इस काम पे एक डिफरेंट काइंड ऑफ सेटिस्फेक्शन है। ठीक है। सो नैरेटर फिर डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे वो वहां पे दिन में 12 घंटे काम करता था। वो एग्जॉस्टेड हो जाता था बहुत टाइम में, बट फिर भी वो काम करना बंद नहीं करता था, क्योंकि जो मिसेस क्रम्प है, वो नैरेटर को टीज करता है अबाउट मेन बीइंग वीक। ओके, सो इन सब टीजिंग की वजह से वो और काम करता रहता है। लेकिन उसके बाद वो मेंशन करता है कि ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी मिसेस क्रम्प के बारे में भी नहीं है। द स्टोरी इज अबाउट समथिंग एल्स। ओके, फिर नैरेटर अपना फोकस चेंज करता है टू व्हाट ही रियली वांट्स टू रिकाउंट। मतलब ये स्टोरी है एक इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन ही वंस हैड ऑन ए हिल साइड ड्यूरिंग ए क्वाइट समर इवनिंग। तो हमारा नैरेटर एक एक्चुअली बंदे से बात करता है। हाँ, ही वॉज वन ऑफ द 2 यंग डेलमेटियन इमिग्रेंट्स, मतलब ये सब वो लोग थे जो करंट टाइम क्रोशिया से न्यूजीलैंड में आए थे। ठीक है। अभी ये जो यंग डेलमेटियन थे, इनका एक ऑर्चर्ड था बिहाइंड द क्रम्स फार्म। मतलब सोच लो, नैरेटर और उसके बॉस का फार्म यहाँ पे था, तो उन दो यंग डेलमेटियन का फर्म्स यहाँ पे था। समझ रहे हो? सो ये जो डेलीज था, मतलब नैरेटर इनको डेलीज बुलाते थे, इन्होंने इस जमीन को खरीदा था, लेकिन ये जमीन बहुत ही खराब क्वालिटी का था। ठीक है। और ये लोग मेहनत करते थे ताकि वो लोग इस बेकार जमीन को थोड़ा सा बेटर कर पाए, और इससे ही थोड़ा बहुत पैसा कमा पाए। इनका जो जमीन था 25 एकड़ का था, और दिस फेस्ड अवे फ्रॉम द सन, मतलब सन के ऑपोजिट साइड में था। ठीक है। इसकी वजह से इसका जो जमीन था वो काफी थिन था एंड खराब सॉइल था। उन्होंने पाइन्स को प्लांट किया था, लेकिन ऑब्वियसली इन प्लांट्स को बड़ा होने में बहुत साल लग जाता है। ठीक है। अभी इस लैंड पे तुम बहुत सारे क्रॉप्स भी ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ही बेकार लैंड है। सो इसीलिए वो लोग मेनली एप्पल ग्रो करते थे, क्योंकि एप्पल ऑलमोस्ट हर कंडीशन में ग्रो सर्वाइव कर जाता है। ठीक है। इसीलिए लाइक अल्टीमेटली, डिस्पाइट इयर्स ऑफ हार्ड वर्क, द ऑर्चर्ड रिमेन्स अ स्ट्रगल। ठीक है। अभी अभी हम प्रेजेंट में आते हैं। ये जो नैरेटर है,
ये नैरेटर ने इन दो डैल्मेटियन के बारे में सुना था मोस्टली थ्रू मिसेस क्रम्प, ठीक है। अभी मिसेस क्रम्प इन दोनों डैल्मेटियन के साथ थोड़ा सा सिंपैथाइज करता था, ये देख के कि मतलब वो लोग कितना मेहनत कर रहे हैं फिर भी उन्हें कोई फ्रूट नहीं मिल रहा है। सो इसीलिए मिसेस क्रम्प उन लोगों को ना दूध भी बेचती थी एट ए रिड्यूस्ड प्राइस। सो ईच इवनिंग नैरेटर का जो आखिरी जॉब होता ना, मतलब शिफ्ट खत्म होने से पहले जो आखिरी जॉब वो था कि अ बिली ऑफ मिल्क, मतलब एक मिल्क का बाउल जैसा सोच लो, उन लोगों का जो फेंस है, फेंस में तुम्हें एक मिल्क का बाउल रख के आना पड़ेगा। अभी नैरेटर ने कई बार सोचा था कि वो विजिट करेगा उनका शेड, बट ऑब्वियसली सारा दिन के काम के बाद वो भी काफी टायर्ड रहता था, तो वो भी कभी गया नहीं था उनके शेड में। तो एक इवनिंग को ऑब्वियसली आफ्टर नैरेटर का काम खत्म होने के बाद जब नैरेटर ने देखा कि जो बिली है वो फेंस में नहीं था, तो वो डिसाइड करता है कि वो उनके शेड, मतलब उनका एक छोटा सा घर था उसमें जाएगा। वो जाके देखता है कि उसका घर क्लोज्ड है एंड बहुत ही क्वाइट है। एंड उन दो डैल्मेटियन का ना दोस्तों एक क्रिपल्ड डॉग था, मतलब एक डॉग था उनका, उसका पीछे का दो पैर थोड़ा सा टूटा हुआ था एंड उसको डिस्टेम्पर भी था। हाँ, तो वो डॉग, मतलब बेचारा डॉग नैरेटर को अटैक करने का कोशिश करता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता। तो वहां पे नैरेटर मतलब ऑब्जर्व करता है उन उन दो मेन का हार्ड वर्क। आपको वहां पे रैग्ड क्लोथ्स देखने को मिलेंगे, बैरल्स मिलेंगे स्टेन्ड विद ब्लू स्टोन, मतलब कुछ भी उन लोगों का सही नहीं चल रहा था। ओवर फर्टिलाइज्ड फ्रूट्स, सब कुछ बेकार बेकार गया। तो वो थोड़ा टाइम उस कुत्ते को थोड़ा सा कंफर्ट करता है एंड वो घर वापस आ जाता है। सो नेक्स्ट डे मिसेस क्रम नैरेटर को कहती है कि जो निक का एक क्लोज फ्रेंड रहता है ना दोस्तों, मैंने आपको बोला टू डेल्मेटियन, सो एक है निक और एक का नाम मैंने नहीं बोला। तो नरेटर कहते हैं कि ये जो क्लोज फ्रेंड है ये बीमार है। बीमार क्यों है, मतलब ये हॉस्पिटल में है एंड इसका मतलब एक सीरियस बाइसाइकिल एक्सीडेंट हुआ था, इसी वजह से इसका रिब्स एंड कॉलर बोन टूट गया। और ये न्यूज सुन के ना निक काफी ज्यादा डेवास्टेटेड हो गया और मतलब ये अंदर ही अंदर इसको बहुत दुख होने लगा कि मतलब अगर उसका दोस्त बाई चांस मर गया तो उसके पास कुछ मतलब कोई रीजन नहीं रहेगा उसके पास जिंदा रहने के लिए। ओके, एंड इसीलिए निक अपने दोस्त को विजिट करने हर दिन हॉस्पिटल जाता था और मिसेस क्रम भी दिस इस जेस्चर को काफी ज्यादा एडमायर करता था। ठीक है, सो कई दिन बीत जाते हैं, नैरेटर निक से नहीं मिलता है, बट वन इवनिंग वो दो फाइनली एक दूसरे से मिलते हैं। जब वो टाइम आता है कि जब नैरेटर भी बिल्ली में दूध भरने जाता है और निक भी उस टाइम वापस आता है वो बिल्ली को उस फेंस में रखने के लिए। ठीक है, सो फिर वो दोनों बात करने लगते हैं। निक एक स्मॉल सैड लुकिंग मैन इन worn वर्क क्लोथ्स, मतलब एक कैसे बताऊं मैं आपको, एक सोचो पतला थोड़ा डार्क स्किन्ड मैन, वो था निक। ठीक है, सो हमारा नैरेटर निक को थोड़ा सा टोबैको ऑफर करता है और निक उसको रोल करके सिगरेट जलाता है एंड फिर वो दोनों आपस में बात करना शुरू कर देते हैं। ओके, ये देखो, द नैरेटर एंड निक फाइनली शेयर एन इजी फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन। सो निक राइटर को कहता है कि उसका जो इंज्यूर्ड फ्रेंड है वो ही इज इम्प्रूविंग एंड 2 दिन में वापस आ जाएगा। फिर वो दोनों साथ में बैठ के स्मोक करते रहते हैं और निक का जो डिजेबल कुत्ता है जिसका पीछे का 2 पैर थोड़ा टूटा हुआ है वो भी साथ में बैठता है। फिर नैरेटर निक को उसके ऑर्चर्ड के बारे में पूछता है। निक कहता है कि भले ही ट्रीज काफी ज्यादा हेल्दी लगे, वो लाइक इन रियलिटी दे सफर फ्रॉम डिजीजेस, मतलब वो उन ट्रीज का कंडीशन काफी खराब है। ठीक है, तो मतलब इसका रीजन क्या था, इसका रीजन था हेवी फर्टिलाइजर दे वर फोर्स्ड टू यूज। मतलब देखो, निक जो है अपने पेड़ों को बड़ा करने के लिए काफी ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करती थी, बिकॉज इनको फर्टिलाइजर यूज करना जरूरी था, बिकॉज मतलब उनके पास उतना टाइम नहीं था कि वो ये जो सॉइल का कंडीशन है इसको स्लोली इंप्रूव कर पाए, तो उसको ये एकदम जल्दी जल्दी इंप्रूव करना था। सो जब भी कोई डिजीज उनका एप्पल को खराब कर देते थे उनका लॉस होता था और इसीलिए उन लोगों को कुछ एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ता था टू गेट थोड़े बहुत पैसे। फिर वो लोग निक के ग्रेप वाइन्स के बारे में भी बात करते हैं, मतलब
जो मैंने बोला ये तो जमीन, यहाँ पे फेंस, तो फेंस में कुछ ग्रेप वाइन्स भी थे। तो निक का कहना है कि इन ग्रेप वाइन से जो जो जूस निकलता है, जो लिक्विड निकलता है, वो काफी ज्यादा अनस्वीट है। मतलब निक के हिसाब से उसका जो कंट्री है डेलमेटिया, वहां पे काफी अच्छे ग्रेप का वाइन निकलता था। सो अभी क्या करता है निक, ताकि उन लोगों का वाइन अच्छा हो, इसीलिए वो वाइन में शुगर ऐड करता है। वो जब अपने घर में था, जो कि डेलमेटिया है, वहां पे वो ये काम नहीं करता था, मतलब वाइन में शुगर ऐड नहीं करता था। बट ऑब्वियसली न्यूजीलैंड में उसको अपना वाइन टेस्टी बनाने के लिए शुगर ऐड करना ही पड़ता है। तो फिर नैरेटर थोड़ा सा, वो लोग, मैं आपको बोल रहा हूँ दोस्तों, वो लोग बहुत ही फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन करते हैं। तो नैरेटर उसे रिमाइंड करता है कि देखो निक, अब तुम डेलमेटिया में नहीं हो, यू लिव इन न्यूजीलैंड नाउ। ठीक है। सो निक भी प्राउडली रिप्लाई रिप्लाई करता है, आई एम ए न्यूजीलैंडर नाउ। ओके। सो इसके बाद एक लाइन है जो कि एक्चुअल स्टोरी में, इस समरी में मैंने आई थिंक गलती से नहीं लिखा है। सो नैरेटर निक को कहता है कि तुम्हारे जो बच्चे होंगे वो भी न्यूजीलैंड के होंगे। लेकिन निक रिमाइंड करता है कि उसका शादी करने का कोई प्लान नहीं है। मतलब उसका ऐसा क्यों मानना है, मतलब वो कहता है कि न्यूजीलैंड में शादी करना काफी महंगा है। ठीक है। और वो लोग बातों बातों में ये भी कहते हैं कि सिस्टम, मतलब ये जो टोटल मनी फिर प्रॉफिट, इन सब का सिस्टम है, ये सिस्टम निक को बहुत गलत लगता है। इसीलिए वो अपने आप को कम्युनिस्ट कंसिडर करता है। मतलब वो लोग फनी वे में बातें कर रहे होते हैं, सब कुछ के बारे में बहुत कैजुअल टॉकिंग कर रहे होते हैं। ठीक है। सो नैरेटर भी जोक करता है। नैरेटर जोक करके ये कहता है कि तुम मिसेस क्रम को कभी मत कहना कि तुम कम्युनिस्ट हो। ठीक है। सो निक भी मॉकिंगली कहता है कि जो मिसेस क्रम्प है वो परफेक्टली फिट करेगी इन डेलमेटिया। मतलब मिसेस क्रम्प ना अपने सिर में एक फ्लोर बैग लेके घूमती है। मैंने आपको कहा था ना, मिसेस क्रम्प बहुत मेहनती है। सो इसके बारे में भी वो लोग थोड़ा सा जोक करते हैं। सो जब नैरेटर निक को उसके रिलीजन के बारे में पूछता है, निक कहता है कि वो कैथोलिक नहीं रहा। मतलब वो पहले कैथोलिक था, लेकिन अभी उसने कैथोलिसिज्म को रिजेक्ट कर दिया। और जब नैरेटर पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, तो वो कहता है कि डेलमेटिया में जो प्रीस्ट है ना, वो काफी झूठ बोलते हैं। मतलब वो लोग ये क्लेम करते हैं कि जब क्राइस्ट पैदा हुआ तब पैलेस्टाइन में स्नोफॉल हो रहा था। लेकिन बाद में जब निक बुक्स पढ़ता है तो वो ये समझ पाता है कि ये गलत है। इनफैक्ट पैलेस्टाइन में कभी स्नोफॉल हो ही नहीं सकता। सो इन सब फॉल्सूट की वजह से ही निक ने अपना रिलीजन को एबंडन कर दिया एंड कम्युनिज्म को इम्ब्रेस किया। ओके। सो निक और नैरेटर अपना हिल साइड, मैंने आपको शायद नहीं बताया, वो दोनों जो हिल में, इस साइड में निक का जमीन है, इस साइड में मिसेस क्रम का जमीन है। तो वो लोग हिल साइड में बैठ के बात कर रहे होते हैं। तो सो निक नैरेटर को भी बार बार कुछ सवाल पूछता है, क्या तुम भी फील करते हो दैट यू आर बोर्न टू सून। मतलब उन लोगों का एक ये मानना था कि ये दुनिया बाद में आफ्टर मेनी ईयर्स शायद कम्युनिस्ट बन जाएगा, और इसीलिए निक ये मानता था कि ही इज बोर्न टू सून। सो वो नैरेटर से भी ये पूछता है कि क्या तुम भी यही मानते हो। ओके। देखो, ही कीप्स आस्किंग नैरेटर इफ ही फील्स द सेम। लेकिन नैरेटर को जवाब नहीं देता। और नैरेटर काइंड ऑफ निक का पेन को समझ पाते हैं, और इसीलिए वो उसकी आंखों में नहीं देख पाता है, क्योंकि वो समझ पाता है कि हाउ डीपली ट्रबल्ड निक इज। मतलब निक इज काइंड ऑफ जो कि हमारे होमी भाभा कहते हैं द थर्ड वर्ल्ड। मतलब वो अभी डेलमेटे के भी नहीं है, वो अभी न्यूजीलैंड के भी नहीं है। ही इज स्टक समवेयर। समझ रहे हो, वो कहीं अटका हुआ है अभी, वो बहुत कंफ्यूज स्टेट में है निक। सो वही देखो, वही कहते हैं नैरेटर, रिफ्लेक्टेड इनवर्डली द नैरेटर अंडरस्टैंड्स व्हाट निक ट्रूली मीन्स। ठीक है। भले ही निक अपने आप को एक न्यूजीलैंडर कहता है, लेकिन वो उसको ये पता है कि उसको अभी भी न्यूजीलैंडर एक्सेप्टेड नहीं किया जा रहा, और ये डेलमेटिया में भी अब फुली बिलोंग नहीं करता। सो कॉट बिटवीन आइडेंटिटीज ही फील्स रूटलेस एंड लॉस्ट। समझ गए। थोड़ा सा पार्ट बाकी है। अब देखो, वो लोग बैठ के बात कर रहे हैं। ओके। सो निक फिर से नैरेटर को अगले दिन के लिए इनवाइट करता है। मतलब निक कहता है कि डे आफ्टर टुमारो उसका जो दोस्त है वो वापस आ जाएगा। सो क्यों ना हम कल साथ में बैठ के दारू पिए एंड बहुत ज्यादा दारू पिए। Okay, so Nick invites the narrator to come the next evening to drink wine with him. अभी देखो, नैरेटर मान तो जाता है कि वो जाएगा उसके घर, लेकिन वो चाहता नहीं है। ठीक है। फिर उसके अगले दिन मिसेस क्रम और नैरेटर के बीच थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, एंड मिसेस क्रम गुस्से में कह देता है उसको कि तुम छोड़ के चले जाओ, तुम यहाँ पे मत काम करो।
एंड हमारा नैरेटर ये काम छोड़ भी देता है विदाउट रिग्रेट। बट वो निक के बारे में सोचता है, बट फिर भी वो उससे मिलने नहीं जाता। वो टाउन चला जाता है एंड फिर वो काफी दिन तक दारू पीता है टू फॉरगेट अबाउट हिम। समझ गए? जब कहानी खत्म होता है तब हम ये समझ पाते हैं कि नैरेटर जो है वो रिफ्लेक्ट करता है कि निक ने जिंदगी को काफी पेनफुली समझ लिया है, लेकिन फिर भी एक मैन सिर्फ एक ही काम कर सकता है, दैट इज टू कीप मूविंग फॉरवर्ड इवन व्हेन नथिंग फील्स क्लियर। समझ गए? काफी छोटा स्टोरी है। आई थिंक मैंने फिर भी काफी लंबा बना दिया, बट फिर भी दोस्तों आई होप आपको इम्पोर्टेंट लगा हो, आई होप आपको समझ में आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड एक और चीज दोस्तों, ये जो वर्ड फाइल देख के मैं बोल रहा हूँ, ये एक्चुअल टेक्स्ट नहीं है इसका, ये बस मैंने समराइज किया है, वो भी एआई की हेल्प लेके। बट काफी इसमें ऑलमोस्ट सभी डिटेल है, बट एक्चुअल टेक्स्ट वो भी बस 6 पेजेस का ही है। आप चाहो तो वो भी पढ़ सकते हो। थैंक यू दोस्तों।